IT Academy 247 के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उसी संदर्भ में CBT का पार्ट 3 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि निमी क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है। और ये सारा इससे पहले हम लोग 60 क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि दो पार्ट्स में बना हुआ है और ये तीसरा पार्ट होगा। तो थर्ड पार्ट में हम लोग बाकी 61 से आज प्रश्नों को देखेंगे। 61 से क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है और वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61। ये क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, नेम द पार्ट्स मार्क्स एज द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो देखिए यहाँ पे एक्स ये बना हुआ है और ये एक्स जो है किसको इंडिकेट करता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो ये एक्चुअली में ड्रिल का फिगर है, ड्रिल है ना, ड्रिल बिट का फिगर है, ड्रिल बिट, जिससे आप क्या करते हैं, छेद करते हैं। जहाँ पे होल करना होता है, सुराख करना होता है, तो उस ड्रिल बिट से ही हम क्या करते हैं, छेद करते हैं। तो इस ड्रिल बिट्स में ये बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं। तो इसमें एक पार्ट क्या है, ये वाला नीचे वाला ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का, और इसमें एक एंगल दिखाया गया है। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसकी चर्चा कर ले हम लोग कि पॉइंट एंगल जो है ऑप्शंस में कहाँ है, आपको देख लेते हैं और इसके बाद हम इसको समझाते हैं। इससे पहले ये तो ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे और भी बाकी चीज़ों को थोड़ा समझ लें। इसमें ये वाला जो चीज़ है, ये वाला बीच वाला, इसको फ्लूइड्स कहते हैं, फ्लूइड है ना। इसके सहारे जितने भी कर्तन होते हैं ना, कटने के बाद जो छोटा छोटा मेटल पीस होता है, उसके सहारे हम बाहर चला आता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला, इसको लैंड या मार्जिन भी कहा जाता है, मार्जिन। ठीक है ना, लैंड या मार्जिन भी कहते हैं। और इसमें बीच में जो यहाँ जो सेंटर बना हुआ है ना, इसको हम डेड सेंटर भी कहते हैं, डेड सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें, ये जो पार्ट है इसको लिप्स कहते हैं, लिप कहते हैं, है ना। तो ये सारा इसका जो ड्रिल बिट का पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट है। तो ऑप्शन पे आप हम लोग चर्चा कर लें कि एक्स को किस तरीके से मार्क किया जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट एंगल कहेंगे। तो चलिए थोड़ा ऑप्शन भी देख लेते हैं इसका कि ऑप्शन क्या है। 61 का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, लिप, लैंड, फ्लैंक और पॉइंट एंगल। तो हमने क्या बताया है कि वो वाला जो पार्ट जो था उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इस पे हम लोगों ने चर्चा कर ली, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और थोड़ा सा ड्रिल का पार्ट्स के बारे में समझते हैं एक फिगर के सहारे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक फिगर, उस पे देखते हैं कि ड्रिल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया, और ये जो है क्या है, आपका ड्रिल है ना, क्या है, ड्रिल है। और ये सारा जो है ड्रिल का पार्ट्स दिया हुआ है। ठीक है ना। तो अभी जस्ट पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, यहाँ से यहाँ तक के एंगल को दिखाया गया था आगे की तरफ से, और इसी को कहते हैं पॉइंट एंगल। ठीक है ना, यही तो था आपका पॉइंट एंगल, है ना। अब इसमें जो है फ्लूट्स लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, तो यहाँ से लेके इस जगह से तक फ्लूट्स लेंथ होता है। ठीक है, और ये किस तरह का सैंक है, ये तो टेपर सैंक है ना। दो तरह का सैंक जो है ड्रिल बिट में मिलता है। पहला जो है टेपर, टेपर सैंक, टेपर सैंक, और दूसरा स्ट्रेट सैंक, STRAIGHT, है ना, स्ट्रेट सैंक। तो टेपर सैंक जो है किसमें लगता है, स्लीव में लगता है। टेपर सैंक जो है स्लीव में लगता है, और स्ट्रेट सैंक जो है इसमें लगता है। इसको क्या कहते हैं, इसको ड्रिल चक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ड्रिल चक, है ना, ड्रिल चक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि ड्रिल में जो है क्या क्या भाग है और किस भाग को क्या बोलते हैं। इसके अलावा जो और सारे भाग हैं उसको भी हम लोग थोड़ा यहाँ पे चर्चा कर ले। जैसे कि ये जो है लीड होता है, यहाँ पे ये लीड है,
ये नेक है, यानी कि बीच में ये गड्ढा वाला जो पोर्शन है इसको हम नेक बोलते हैं, है ना। ये एक्सिस हो गया, और ये जो भाग जो इसके अंदर जो लगता है ना, यहाँ पे जो इसके अंदर जो घुसता है वो क्या है, टैंग घुसता है ना। ये स्लीव के अंदर जो है टैंग चला जाता है, क्योंकि ये टेपर सैंक की बात है। यहाँ जो दिखाया गया है वो क्या है, टेपर सैंक है ना। अब यहाँ पे और थोड़ा सा समझ ले तो यहाँ पे आपका डायमीटर दिया हुआ है, और इसको क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, फ्लैंक, ठीक है ना। और क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आपको दी हुई है। और यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रहा होगा कि लैंड और मार्जिन की बात की गई है, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे। तो ये वाला पोर्शन जो है ये मार्जिन है तुम्हारा, है ना। और बॉडी क्लियरेंस यानी कि देखिए थोड़ा सा जो क्या होता है ना कि कम होता है, ताकि जो है जितना मेटल कम संपर्क में आएगा कोई भी मटेरियल से, तो उसमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट कम जनरेट होगा और हीट कम जनरेट होगा, है ना। तो ये सारा जो है किसका है, आपका ड्रिल बिट का पार्ट्स दिया हुआ है। अब देखिए एक चीज और समझ लें कि हमारा जो ड्रिल बिट है उसका एक्चुअली में जो है किस यूज कहाँ होता है। तो ये जो है जैसे कि जनरल वर्क के लिए, जो जनरल वर्क के लिए, जनरल वर्क के लिए जो ड्रिल बिट जो यूज होता है उसका कटिंग एंगल जो होता है वो कितने का होता है। तो कटिंग एंगल, ये क्वेश्चन पूछता है, कटिंग एंगल 118 डिग्री होता है। ये जो है कटिंग एंगल कौन सा कह रहा है, जिसको पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल कह रहा है। तो ये पूरा जो है एंगल है इसको 118 डिग्री, और आधा यहाँ से यहाँ तक केवल मापेंगे, यहाँ से यानी कि इस सेंटर तक मापेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका आधा कर दीजिए तो 59 डिग्री। तो दोनों ही ऑप्शन देता है कि जनरल वर्क के लिए जो है आपका पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए या कटिंग एंगल कितना होना चाहिए किसी ड्रिल बिट का, तो कितना होगा, 118 डिग्री। ये किसके लिए होता है, माइल्ड स्टील में अगर कोई छेद करना हो तो उस के लिए होता है, या जनरल पर्पस में जो छेद करना हो उसके लिए होता है कटिंग एंगल। दूसरा है एल्युमिनियम के लिए, जो है एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम में जो है कटिंग करना है तो वहां पे 90 डिग्री पॉइंट एंगल होता है, और यहाँ पे कटिंग एंगल के साथ साथ आपको क्लियरेंस एंगल भी 12 से 15 डिग्री 15 तक होता है, 12 से 15 तक होता है ना। तो 12 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक जो है क्लियरेंस एंगल भी होता है। उसी तरह से आपको जो है एल्युमिनियम में जो है 90 डिग्री होता है और 12 से 15 डिग्री तक क्लियरेंस एंगल होता है, ठीक है। उसके लिए अगर जो है हाई कार्बन स्टील है तो हाई कार्बन स्टील में 150 डिग्री कटिंग एंगल होगा, और क्लियरेंस एंगल जो होता है वो 7 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। तो इस दोनों में यानी जनरल वर्क के लिए माइल्ड स्टील के लिए अगर कर रहे हैं तो इसमें जो है कितना हो जाएगा, 118 डिग्री, और क्लियरेंस एंगल कितना होगा, 12 से 15 डिग्री होगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है। एल्युमिनियम में कितना होगा, कटिंग एंगल 90 डिग्री और क्लियरेंस एंगल कितना होगा, 12 से 15 डिग्री होना चाहिए। उसी तरह से हाई कार्बन स्टील के लिए कितना हो जाएगा जी, 150 डिग्री कटिंग एंगल और 7 डिग्री जो है वो क्या हो जाएगा आपका क्लियरेंस एंगल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब अगले प्रश्न पे आने से पहले थोड़ा सा हम लोग ड्रिल भी देख लें और ड्रिल के साइज के बारे में भी समझ लें। देखिए एक तरह का जो ड्रिल होता है वो नंबर ड्रिल होता है, जो कि सीरियल में मिलता है, 1 से लेकर 80 तक का नंबर होता है ना। एक नंबर वाला जो ड्रिल बिट होता है ना, एक नंबर वाला जो ड्रिल बिट होता है उसका जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है। ये यानी कि एक नंबर वाले का डायमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमीटर इसका ज्यादा होता है। डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, मोर होता है ना। यानी कि एक नंबर वाले का जो डायमीटर का कहने का मतलब क्या है कि उसका व्यास, है ना। यानी कि व्यास क्या हो जाएगा, एक वाले का ज्यादा होगा, किसके बनिस्पत, 80 वाले का। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डायमीटर कम होता जाता है। मतलब एक वाले का डायमीटर ज्यादा है, इससे कम जो है 2 का है, 2 से कम 3 का है, 3 से कम 4 का है। तो इसी तरीके से 80 नंबर वाला जो है मेरे पास जो ड्रिल है उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। क्या होगा, सबसे कम होगा, क्या, डायमीटर, है ना। डायमीटर यानी व्यास जो होगा वो सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा व्यास किसका होगा, इसका ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा व्यास, ज्यादा
व्यास जो है क्या होगा, किसका होगा, एक नंबर वाले ड्रिल बीट का होगा नंबर ड्रिल में। उसी तरह से अगर लेटर ड्रिल की बात आती है तो लेटर ड्रिल कहाँ से शुरू होता है, ए से लेकर जेड तक आता है। तो ए से जेड तक आता है, उसमें ए वाला जो ड्रिल बीट है उसका व्यास जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, इसका व्यास क्या होगा, कम होगा। फिर ऐसे बढ़ेगा, यानी कि बी वाले का ज्यादा होगा, फिर सी वाले का और ज्यादा होगा, फिर इसके बाद जेड वाले का जो है ये सबसे ज्यादा होगा, है ना, सबसे ज्यादा व्यास होगा, ठीक है, व्यास होगा, है ना। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जब आप लेटर ड्रिल की बात करेंगे, जब आप मार्केट से मांगेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ए जो है, ए नंबर ए लेटर वाले का जो ड्रिल का व्यास होगा वो क्या होगा, कम होगा, किसके बनिस्पत, बी के बनिस्पत, सी के बनिस्पत, और जेड वाले का सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा व्यास होगा, सॉरी सबसे ज्यादा व्यास किसका होगा, जेड वाले का सबसे ज्यादा होगा। ये हमने बताया भी है कि जेड वाले का सबसे क्या हो जाएगा, ज्यादा व्यास होगा, ज्यादा व्यास होगा, ठीक है ना। अब आगे समझ लीजिए फ्रैक्शनल ड्रिल, तीसरे नंबर पे आता है फ्रैक्शनल ड्रिल। तो फ्रैक्शनल ड्रिल में जो है वो किस किस साइज का आता है, तो 1/64 इंच से शुरू होके वो 5 इंच तक जो है ये फ्रैक्शनल ड्रिल मिलेगा आपको, ठीक है। तो साइज जैसा जैसा बताया हुआ उसके अनुसार उसका क्या हो जाएगा, मोटाई हो जाएगा। यहाँ मोटाई की कोई व्यास की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि 1/64 का मतलब क्या हो जाएगा, कम व्यास, और 5 इंच का मतलब ज्यादा व्यास। इस यहाँ से समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी जो है यहाँ पे नंबर और लेटर ना देके उसका जो है सीधा सीधा क्या दे दिया गया है, उसका स्पेसिफिकेशन ही दे दिया गया है कि कितने एमएम का है या कितने इंचेस का है। उसी तरह से मैट्रिक ड्रिल मशीन भी जो है, मैट्रिक ड्रिल बिट में भी 0.5 mm से शुरू होकर 100 mm तक मिलता है, जो कि 0.1 mm के अंतर में मिलता है। यानी कि पहला 0.5 mm वाला मिलेगा तो 0.6 वाला भी होगा, 0.7 वाला होगा। इसी तरीके से कस करके 10 mm तक मैट्रिक स्केल में जितने भी ड्रिल होते हैं वो मिलते हैं। इसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिल जो है, आईएसआई ड्रिल जिसको भारतीय मानक ड्रिल भी कहते हैं, इसमें दो तरह का सैंक वाला मिलता है, एक स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल मिलता है और टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल मिलता है। तो स्ट्रेट सैंक ट्विस्ट ड्रिल जो मिलता है वो कहाँ से शुरू होता है, साइज 0.2 mm से शुरू होकर 40 mm तक चलता है, और टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 3 mm से शुरू होके 100 mm तक डायमीटर वाला जो है हमारे पास ड्रिल उपलब्ध होता है। तो ये सारा जो है ड्रिल के बारे में है, ड्रिल बिट के बारे में है। अब जो है इस ड्रिल बिट को लगाने का दो साधन है। अगर टेपर सैंक होगा, टेपर सैंक में कोई टेपर सैंक होगा तो आपको इस स्लीव के सहारे ड्रिल बिट को लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, ड्रिल मशीन के अंदर फिट करते हैं, स्लीव में, है ना, स्लीव के अंदर जो है डाल के इसको हम क्या करते हैं, मशीन के अंदर फिट कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपका स्ट्रेट सैंक वाला जो स्ट्रेट सैंक वाला जो ड्रिल होगा, ये ड्रिल चक में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, ड्रिल चक, है ना, ड्रिल चक में लगा के आपको ड्रिल मशीन में लगा दिया जाता है, ताकि वो जो है उसमें बांध के कोई भी आपका होल करना हो वो होल कर सकते हैं। ओके, तो इतनी बातें आपने अगर समझ लिया तो अब फिर हम लोग जो है नेक्स्ट ये पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें और हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए और अगला प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था इसको हम लोगों ने देख लिया, पॉइंट एंगल की बात किया था। क्वेश्चन नंबर 61 में जो है हमारे पास क्या ऑप्शन था, 61 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये काफी लंबा एनालिसिस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इतनी चीजें आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 कि विच टाइप ऑफ टेपर्स प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। तो ड्रिल सैंक में, यानी ड्रिल सैंक के ऊपर कितने तरह का जो है टेपर होता है, तो उसको हम मोर्स टेपर कहते हैं। ये सीधा सीधा जो है आप याद रखिएगा कि ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, तो मोर्स टेपर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
आगे चलते हैं, उसी से संबंधित था इसलिए डिस्कशन हम लोग और कुछ नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि विच इज यूज्ड टू रिमूव द ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन के स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ड्रिल को लगाने के लिए, यानी कि ड्रिल मशीन में लगाने के लिए पहले क्या करते हैं, ड्रिल स्लीव में लगाते हैं, ड्रिल स्लीव या सॉकेट में लगाते हैं, और सॉकेट में ही आपको क्या होता है, ड्रिल बिट फिट किया जाता है। तो ड्रिल बिट फिट करते हैं, किस में करते हैं, सॉकेट में करते हैं। तो जब वो फंस जाता है या सॉकेट को निकालना रहता है, किससे, मशीन के स्पिंडल से निकालना रहता है, तो उसके लिए एक उपयोग करते हैं, ड्रिल डिफ्ट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ड्रिल डिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसका भी थोड़ा सा हम लोग फिगर देख लेंगे कि ड्रिल डिफ्ट होता कैसा है। ठीक है, तो इस एक्चुअली में स्पिंडल से जो है किसको रिमूव कर रहे हैं, ड्रिल को रिमूव कर रहे हैं या फिर सॉकेट को रिमूव कर रहे हैं, तो उसके लिए ड्रिल डिफ्ट का प्रयोग करना होगा। अब चलिए आगे हम इसको थोड़ा सा देख लें कि इसका होता फिगर कैसा है। तो जब देख लेंगे तो काफी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। देखिए ये वाला जो चीज है ना, ये वाला चीज, इसी को स्लीव कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्लीव कहते हैं, है ना, स्लीव कहते हैं। ठीक है, ये स्लीव या सॉकेट भी बोला जाता है ना। सॉकेट, अरे यार सॉकेट बोलते हैं, स्लीव या फिर सॉकेट बोला जाता है। ठीक है ना। तो सॉकेट में जो है, इसमें क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये ड्रिल डिफ्ट है। ठीक है, इसको इस छेद में डाल के, चूंकि ड्रिल यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ड्रिल कहाँ लगा हुआ रहता है, इसके अंदर लगा हुआ रहता है। तो इसमें ये भाग दिखता हुआ रहता है थोड़ा सा, इसका जो है टैंग इधर आता है। तो जब निकालने का होता है तो ये जो है ड्रिल डिफ्ट के सहारे इसमें घुसाते हैं और हैमर से हल्का हल्का यहाँ पे चोट मारते हैं, और तब जाके ड्रिल जो है इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, इस स्लीव से बाहर निकल जाता है। और इसको भी निकालने के लिए, इस स्लीव को भी निकालने के लिए इसी ड्रिल डिफ्ट का सहारा लेते हैं, क्योंकि स्पिंडल के अंदर भी इसी तरह का छेद बना हुआ रहता है। उस छेद में हम डालते हैं तो ये जो है पूरा इसके साथ ही बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। आगे वाला प्रश्न, इसमें क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि ये जो होगा, ड्रिल डिफ्ट जो होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, किसके लिए, 63 के लिए। अब अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। और क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि नेम द टैप रेंज यूज्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंज का नाम बताइए। प्रतिबंधित स्थान का मतलब कि जहाँ पे जनरली जो है हम रेंज का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, कोई भी नट वगैरह को खोलने के लिए करते हैं। तो नट को खोलने के लिए हम रेंज का प्रयोग करते हैं। तो रेंज का प्रयोग करते हैं, उसमें क्या होता है, डबल इंडेड आता है, सिंगल इंडेड जो है रेंज आता है। तो डबल इंडेड सिंगल इंडेड में क्या होता है कि थोड़ा सा एक पोर्शन इतना जो है वो हैंडल बना हुआ रहता है। तो जहाँ पे प्रतिबंधित स्थान है या जहाँ पे सकरा स्थान है, वहाँ पे आप उसको जो है हैंडल को लगा के नहीं चला सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपका टी हैंडल टाइप रेंज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, टी हैंडल टाइप रेंज का प्रयोग करते हैं। और ये जनरली आप देखिएगा ना कि जितना भी जो मोटरसाइकिल जो बनाते हैं उनके पास होता है। जब मोटरसाइकिल बनाने वाला जो है, जब देखिएगा कि इंजन वगैरह में काम करते हैं, तो इंजन के भीतर का जो नट जो खोलना होता है, तो उस सब चीज़ों के लिए टी हैंडल टाइप रेंज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो वैसे स्थान जहाँ सकरा है, प्रतिबंधित है, जहाँ पे कि जनरली रेंज नहीं जा सकता है, उसके लिए हम क्या है, टी हैंडल टाइप रेंज का प्रयोग करते हैं। तो 64 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 65, और 65 क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड द कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज for most taper 10 into 1.5 threads।
यानी आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला क्या होता है, टैप टैप ड्रिल क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट करना है, टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करना है। टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू क्या होता है, ड्रिल साइज माइनस 2D होता है, ठीक है ना। तो आपका जो है इसमें क्या करेंगे कि टैप ड्रिल साइज जब निकालेंगे तो ड्रिल साइज जो है ये कितना है, मोस्ट कितने का है तुम्हारा आपका, तो यहाँ 10 दिया हुआ है -2। डी इज इक्वल टू होता है कितना उसका डेप्थ है, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.61, क्या हो जाता है पी, यानी पी स्टैंड फॉर क्या होता है पिच पी। और ये पिच कितना दिया हुआ है, इस थ्रेड्स के लिए पिच कितना हुआ है, दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। इसका मतलब पिच कितना है 1.5 दिया हुआ है, तो इसमें अगर डी के जगह पे रखोगे तो 0.61 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई आप कर ले जरा, तो 61 और 15 का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 और 30 हो गया, 6 5 30, 1 और 6, यानी कि कितना आ जाएगा 5 1 और 6 3 9। कितने अंक के बाद दशमलव आना चाहिए, 2 अंक, और 3 अंक के बाद दशमलव, तो यानी कि 9.15 इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा इंटू डी के जगह पे कितना आ जाएगा 0.915। अब 915 में 2 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। 2 से करेंगे 5 दूनी का 10, 2 एकम 2 1 3 और 9 दूनी 18, 2 एकम 2 1 3, 9 दूनी 18, यही आएगा ना, ठीक है। कितने अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो यानी कि ये हो जाएगा 1.813, मेरे ख्याल से यही आ रहा था ना, 0 आ रहा है, 1 मिनट फिर से कर लेते हैं कैलकुलेशन। 5 दूनी का 10 की 0, हाथ में लगा 1, 2 एकम 2 1 3 और इसके बाद 9 दूनी 18, ठीक। कितने अंक के बाद दशमलव देना है, इतने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तो 1.83 आ गया। अब ये आ गया 10 माइनस 1.83, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा और इसके बाद 1 आ जाएगा और ये 9 हो गया था, तो कितना हो गया 8, यानी कि 8.17। इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, 8.2 mm लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास 8.2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8.2 mm। तो आपको ये फार्मूला जानना है कि टैप ड्रिल साइज इक्वल टू ds माइनस 2d होता है, यानी ड्रिल साइज माइनस 2d अगर करते हैं तब जो है वो निकल जाता है क्या, आपका टैप ड्रिल साइज निकल जाता है। और ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चूंकि सिंगल जो थ्रेड होता है उसके लिए d का वैल्यू जो होता है डेप्थ इज इक्वल टू जो है 0.61 p होता है, पिच के बराबर होता है, और पिच का मान 1.5 दिया हुआ है। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया 8.17, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8.2 के बराबर हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग्स, है ना। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो फीड इन ड्रिलिंग्स यानी एफ प्रभरण जिसको बोलते हैं, एफ इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला होता है एल डिवाइडेड बाई जो टी इंटू एन, यानी एल डिवाइडेड बाई टी एन होता है ना। लेंथ एल क्या हो गया, लेंथ यानी ये जो होता है mm में मिलेगा आपको। दूसरा है टी क्या है, समय में मिलेगा, यानी ये मिनट हो गया। और ये जो है एन क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी आरपीएम जिसको बोलते हैं वो है। तो इनटू आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम बोलते हैं ना, टी इंटू आरपीएम, एन को आरपीएम करते हैं तो रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना। तो रेवोल्यूशन पर मिनट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा
तो कितना बचेगा mm डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन। तो देखिए mm डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, mm डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन। एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, फीड कहा जाता है, फीड यानी कि प्रभरण भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रभरण का एक फॉर्मूला होता है एल डिवाइडेड बाय टी एन होता है, एल इज इक्वल टू लेंथ, है ना, टी इज इक्वल टू टाइम, और एन इज इक्वल टू जो है रेवोल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम जिसको कहते हैं, आरपीएम होता है यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। तो जब लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, एमएम में मेजर करते हैं, टाइम को मिनट में मेजर करते हैं, और एन को रेवोल्यूशन पर मिनट, तो मिनट मिनट यहाँ कट जाएगा तो एमएम डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन आ गया, और यही इसका यूनिट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 66 हम देख रहे थे कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है। तो फीड यानी प्रभरण, प्रभरण की इकाई जो है क्या मिल गई आपको, रेवोल्यूशन, एमएम पर रेवोल्यूशन। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लें। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि नेम द पार्ट मार्क्स एज द एक्स इन ए वर्नियर कैलिपर्स। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है और ये किस काम में आता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं। एक्चुअली अगर इसका ऑप्शन देना, जवाब देना हो तो एक बार में आप जवाब दे सकते हैं। ये वाला एक्स पार्ट जो है इसको हम डेप्थ गेज कहते हैं, यानी कि इससे जो है ये वाला जो यहाँ से यहाँ जो निकला हुआ है, इस पार्ट से किसी भी जो गड्ढे की क्या जो है क्या निकाला जाता है, उसका गहराई मापा जाता है कि कितना गहरा वो है, ठीक है ना। तो उसका लेंथ मापने के लिए यानी कि डेप्थ नापने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्थ बार का प्रयोग करते हैं। अब ये समझ लें कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, कि वर्नियर कैलिपर जो है एक तरीके का सूक्ष्म मापी यंत्र है। क्या है, सूक्ष्म मापी यंत्र है, सूक्ष्म मापी यंत्र है, ठीक है ना, सूक्ष्म मापी यंत्र। तो सूक्ष्म मापी यंत्र जैसा कि कहा जा रहा है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, है ना, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या है कि वैसा माप जो कि जनरली आप स्केल से नहीं ले सकते हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके का सूक्ष्ममापी यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि वर्नियर कैलिपर भी एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। ये जो है किस पे काम करता है, तो दो स्केल के अंतर पर, दो स्केल के अंतर पर, स्केल के अंतर पर कार्य करता है, अंतर पर कार्य करता है। आप कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन ये पूछ देता है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, वर्नियर कैलिपर का। तो क्या लिखेंगे, दो स्केल के अंतर पर काम करता है, यानी दो स्केल के अंतर को ही जो है इसका ये प्रिंसिपल है। जिस तरीके से हमने माइक्रोमीटर के केस में जिक्र किया था कि वो नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, उसी तरह से ये जो है दो स्केल के अंतर पे कार्य करता है। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं, और डिटेल्स में समझने के लिए हम कहाँ चलेंगे, तो हम चलते हैं अगले जो है एक फिगर पे चलते हैं और देख लेते हैं कि वो क्या है, और उससे हम किस तरीके से जो है उस चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका फिगर एक दिख रहा होगा, ये फिगर जो है ये किसका है, वर्नियर कैलिपर का। किसका है, वर्नियर कैलिपर का, है ना, वर्नियर कैलिपर का ये फिगर है। अब ये वर्नियर कैलिपर में क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वहाँ दिख रहा था। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, डेप्थ बार कहते हैं। तो डेप्थ बार का काम क्या है, गहराई को मापना, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे एक ये बना हुआ है, इसको मेन स्केल कहते हैं, यहाँ पे सारा स्केल दिया हुआ है। इसके बाद वर्नियर स्केल इसके ऊपर लगा हुआ है ना। अब दो ही स्केल की रीडिंग को पढ़ के हम मेन स्केल को और वर्नियर स्केल की रीडिंग को पढ़ के इसका कितना जो है इसके बीच कोई चीज रख के यहाँ मापा जाता है ना। मापने के लिए इस दोनों जॉ के बीच में कोई चीज रखा जाता है और उसका
क्या नापा जाता है, थिकनेस माप सकते हैं, उसकी गोलाई माप सकते हैं, चाहे जो भी डायमीटर वगैरह भी मापा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम रख के मापते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ी सी समझ ले। ये जो है फिक्स जॉ है, ये फिक्स जॉ है, यानी कि ये मूव नहीं करता है। मूव क्या करता है, ये करता है, ये मूवेबल जॉ है ना। ये दिख भी रहा होगा फिक्स एक्सटर्नल जॉ, यहाँ फिक्स एक्सटर्नल जॉ कह रहा है, मूवेबल एक्सटर्नल जॉ यानी ये मूव करता है, ये आगे पीछे ये वाला मूव करेगा। ठीक है। अगला है थम्स ग्रिप्स, यानी थंब से पकड़ के जो है इसको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये थम्स ग्रिप से पकड़ के आगे पीछे इसको करते हैं। ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, यहाँ पे जो लगा हुआ है वो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। जहाँ पे बहुत फाइन एडजस्टमेंट करना हो वहाँ पे इस स्क्रू का प्रयोग करते हैं। मेन बॉडी ये है, लॉकिंग स्क्रू है, यानी कि इसको भी लॉक कर सकते हैं तब ये मूव नहीं करेगा, और इस वाले पार्ट्स को भी आप लॉक कर सकते हैं। देखिए ये बाहरी माप नापने के लिए जो है इस वाले इसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे जो जॉ है उसका प्रयोग करते हैं बाहरी माप लेने के लिए, है ना। यहाँ वाला जो जॉ है इसका प्रयोग करते हैं बाहरी माप के लिए, है ना। बाहरी माप लेने के लिए इस जॉ का प्रयोग करते हैं। बाहरी माप अगर लेना है तो इसका प्रयोग करते हैं। और इंटरनल माप लेना है, यानी कि जो है मान लीजिए कि किसी तरह का जो है ग्रुप बना हुआ उसके बीच का माप लेना है, तो इंटरनल 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 जो है माप लेना है, यानी आंतरिक माप लेना है, या आंतरिक माप कह लीजिए, आंतरिक माप लेना है तो इस निप्स का प्रयोग करते हैं, इस निप्स का प्रयोग करते हैं। और बाहरी माप के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बात पूरी तरह से समझ में आ गया कि ये जो है किस तरीके का होता है और देखने में कैसा होता है। तो ये चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत आसानी होगी और आसानी से आप उस प्रश्न को कर पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ओके, तो ये तो आपने बिल्कुल समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 67 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये पोर्शन को हम क्या कहेंगे, डेप्थ बार कहेंगे, है ना, जहाँ गहराई मापा जाता है। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है उसको जरा सा हम लोग समझ लें। 68, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोटेक्टर हेड इन ए कॉम्बिनेशन सेट। एक कॉम्बिनेशन संयोजन सेट या कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता या एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी को जस्ट पहले हमने बात किया था, उसको लिस्ट काउंट भी कहते हैं, कहीं कहीं पे एक्यूरेसी टर्म देता है, कहीं कहीं पे लिस्ट काउंट देता है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, प्रोटेक्टर हेड के लिए 1 डिग्री जो है वो एक्यूरेसी होता है। तो 68 का 1 डिग्री जो है क्या हो जाएगा, इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा या फिर एक्यूरेसी हो जाएगा। इसी को लिस्ट काउंट भी कहते हैं, ठीक है ना, लिस्ट काउंट, है ना, लिस्ट काउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज सेम है। अब ये थोड़ा सा समझ लें कि कॉम्बिनेशन सेट में क्या क्या चीजें होती है। तो कॉम्बिनेशन सेट में 3 चीजें होती है। क्या क्या होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है पहला। दूसरा क्या होता है, स्क्वायर हेड होता है, ठीक है। प्रोटेक्टर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है, और तीसरा जो होता है सेंटर हेड होता है ना, सेंटर हेड। तो 3 तरह का हेड होता है। कौन कौन सा, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड। तो प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी के बारे में केवल पूछ रहा है, तो वो क्या होता है, 1 डिग्री होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे चले और इसके फिगर को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि कौन सा फिगर जो है आपका है। तो ये देखिए यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ना, ये है आपका क्या है, कॉम्बिनेशन सेट है। क्या है आपका, कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट है। और इसी कॉम्बिनेशन सेट के बारे में प्रश्न में चर्चा किया जा रहा था कि कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड क्या होता है। तो ये वाला भाग, बीच वाला भाग जो है, ये यहाँ से ये वाला इतना बड़ा भाग, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। और इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, 1 डिग्री होती है। इसकी एक्यूरेसी क्या होता है, 1 डिग्री होता है, लिस्ट काउंट भी जिसको कहते हैं।
अब यहाँ देखिए सेंटर हेड क्या है, इस तरीके का भाग एक लगा हुआ रहता है, इसको हम सेंटर हेड कहते हैं। और इसमें तीसरा भाग जो लगा हुआ रहता है वो उसको स्क्वायर हेड कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसमें से कुछ और भी समझना है आपको कि इसमें एक स्क्वायर हेड में जो है एक जो है ये क्या लगा हुआ रहता है, स्पिरिट लेवल लगा हुआ रहता है, स्पिरिट लेवल लगा हुआ रहता है ना। स्पिरिट लेवल का काम क्या है कि जो है चेक करना कि जो सरफेस बिल्कुल ही जो है आपका हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, वो पता करने के लिए लेवल स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ एक स्क्राइबर भी लगा हुआ रहता है जो कि निशान बनाने के काम में आता है किसी भी मेटल के ऊपर। ठीक है ना। और सेंटर हेड का काम क्या है कि गोल या राउंड चौक का जो है सेंटर पता करने के लिए इस सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं। दूसरा स्क्वायर हेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, 90 डिग्री या 45 डिग्री पे अगर कोई भी जो है आपको क्या करना है वहाँ मेजर करना है 90 डिग्री या 45 डिग्री, तो उसमें हम स्क्वायर हेड का सहारा लेते हैं। प्रोटेक्टर हेड के सहारे जो है डिग्री को कैलकुलेट किया जाता है, कितने डिग्री में क्या है नहीं है, वो सारा चीज प्रोटेक्टर हेड से किया जाता है। तो आपने समझ लिया तीनों कॉम्बिनेशन सेट में तीनों का अलग अलग काम क्या है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग जरा देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न को जरा हम लोग देख लें कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ये जो था वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब ये 69 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, और ये क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या होती है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन सी जो है आपको जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 0.02 mm पर 10 mm लेंथ जो है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो है आपका ट्राई स्क्वायर होता कैसा है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लें। तो इस तरीके का भाग होता है ट्राई स्क्वायर में, है ना। ये जो है इसको हम स्टॉक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टॉक, इसको क्या कहते हैं, स्टॉक, इस वाले भाग को स्टॉक कहते हैं। ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। ठीक है। और ये 90 डिग्री के एंगल को मेजर करता है, यानी कि किसी भी जो दो सरफेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, इसको हम चेक अगर करना हो तो इसी ट्राई स्क्वायर से ही हम चेक करते हैं, है ना। तो इसी ट्राई स्क्वायर से हम चेक करते हैं कि 90 डिग्री पे है अथवा नहीं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको और विशेष अगर जानना है तो थोड़ा सा एक बार हम लोग फिगर पे थोड़ी सी जो है आपको हम ले चलेंगे इस पेज पे और थोड़ा सा इसका फिगर दिखाने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये आपका जो है ट्राई स्क्वायर का फिगर है, ट्राई स्क्वायर। ठीक है। और ट्राई स्क्वायर में हमने बताया था कि ये स्टॉक होता है, ये ब्लेड होता है, इसके बीच का 90 डिग्री होता है, इसको एज कहते हैं, है ना। तो क्या क्या चीज़ें इससे चेक कर सकते हैं, फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं, फिर 90 डिग्री पे है कि नहीं, तो एज जो है जिसको हमने फाइलिंग कर रखा है वो 90 डिग्री पे है कि नहीं, वो सारी चीज़ें इससे चेक करते हैं। तो ये फिटर व्यवसाय में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है टूल्स है ना, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलें और अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। इसमें एक्यूरेसी की हम लोगों ने बात की थी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, किसके लिए, ट्राई स्क्वायर के लिए था। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। 69 तक तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 70 को हम लोग देख लें। और क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, इसको जरा देख लें। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि विच पंच इज यूज फॉर द विटनेस मार्क। तो इसको याद रखने का जरूरत है कि विटनेस मार्क के लिए जो है ना डॉट पंच का सहारा लेते हैं। किसका लेते हैं, डॉट पंच का सहारा लेते हैं। अब ये डॉट पंच और सेंटर पंच और ट्रिक पंच क्या होता है, इसको हम जरा समझ लेते हैं। ठीक है ना। और डॉट पंच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री जो है वो एंगल होना चाहिए डॉट पंच के लिए। ठीक है ना। उसी तरह से आपका सेंटर पंच जो होता है, सेंटर पंच, तो सेंटर पंच का उपयोग क्या है, यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि विटनेस मार्क लगाना है, यानी कि विटनेस मार्क जब लगाना है, ठीक है, निशान दिखाने के लिए,
किस पंच का प्रयोग करते हैं, जिसको हम विटनेस मार्क करते हैं, तो डॉट पंच हो गया। लेकिन सेंटर पंच जो होता है इसका एंगल 90 डिग्री का होता है और इसका प्रयोग जो है जहाँ पे हमको ड्रिलिंग करना हो, जहाँ पे ड्रिलिंग करना हो, है ना, ड्रिलिंग ऑपरेशन करना हो, वहाँ पे पहले पंचिंग कर लेते हैं, सबसे पहले वहाँ निशान लगा लेते हैं। तो वो कौन सा जो है पंच से निशान लगाते हैं, सेंटर पंच से वो निशान लगा लेते हैं, तब जाके वो ड्रिलिंग करते हैं, ताकि ड्रिल का टिप वहाँ पे बैठ सके, है ना। ड्रिल का टिप वहाँ बैठेगा तभी तो ड्रिलिंग होगा, नहीं तो जब ड्रिल करने जाओगे तो वहाँ से बार बार वो क्या हो जाएगा, वो स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस को भी हम लोग जरा देख लेंगे, ऑप्शन क्या दे रखा है तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन जो है यहाँ पे दे रखा है इसने, यहाँ डॉट पंच भी दे रखा है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए, विटनेस मार्क लगाने के लिए। इसमें बहुत सारा और पंच भी है, पिन पंच है, बेल पंच है, सेंटर पंच है, तो ये सारा पंच भी दिया हुआ है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पंच है, उसका प्रयोग अलग अलग जगह पे होता है। जैसे कि हमने सेंटर पंच का उपयोग कहाँ भी बताया, जहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन करना हो, जहाँ ड्रिलिंग करना हो उससे पहले क्या होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। बेल पंच का प्रयोग कहाँ, सेंटर फाइंड आउट करना है या सेंटर लगाना है, सेंटर लगाने के लिए जो है क्या करते हैं, बेल पंच का सहारा लेते हैं लगाने के लिए, है ना। सेंटर लगाने के लिए भी बेल पंच का सहारा लेते हैं, सेंटर लगा के वहां पर ड्रिलिंग किया जा सकता है। पिन पंच का सहारा, अगर मान लीजिए कि कोई चीज जो है किसी छेद में फंस गया तो पिन पंच से उसको क्या करते हैं, छेद को क्लियर करते हैं, है ना। तो ये सारा जो है पंच का प्रयोग है। ओके, तो ये हम लोग पार्ट 3 को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है और काफी अच्छे से इसको बताने का प्रयास किया है। अब थोड़ा सा हम अगले इस फिगर पे भी आप ले जाना चाहेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से देख लें कि पंच कहाँ होता है और क्या होता है इसका। तो थोड़ा सा इस चीज़ों को अगर हम देख लें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पंच क्या है और किस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये फिगर, ये दो फिगर दिख रहा है ना। यहाँ पे ये 90 डिग्री का जो एंगल दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है सेंटर पंच, ये क्या है, सेंटर पंच है ना। और ये वाला बीच वाला सरफेस नर्लिंग किया हुआ रहता है ताकि वो स्लिप ना करे हाथ से। और ये जो है आपका डॉट पंच है ना, डॉट पंच। डॉट पंच का एंगल हमने क्या बताया था कि 60 डिग्री का होता है। उसमें दो तरह का होता है, एक डॉट पंच होता है, एक होता है प्रिक पंच होता है, प्रिक प्रिक पंच होता है। तो प्रिक पंच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, डॉट पंच का 60 डिग्री का, और सेंटर पंच का क्या होता है कि 90 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको जो दिखेगा वो क्या है, ये पंच है ना। ये सेंटर पंच हो गया और ये डॉट पंच में दो तरह का हो गया, 60 डिग्री वाला जिसको हम डॉट पंच कहते हैं और 30 डिग्री वाला जिसको हम प्रिक पंच कहते हैं। ओके, आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। अगला क्वेश्चन जो शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।